हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का हाई इम्पैक्ट एकेडमी में। आज हम लोग मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी जिसे हम लोग अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसे ही अगले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं और अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, उसको पढ़ लेते हैं, उस चीज़ को जान लेते हैं हम। जैसे सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। चलिए, हम लोग सबसे पहले अनुक्रम यानी सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। थोड़ा सीक्वेंस को जान लेते हैं, क्या होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का डिफिनेशन हम लोग अगर नॉर्मली लिखना चाहें तो इसका डिफिनेशन होता है, अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसे किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। अगर इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में बोले तो क्या बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू सेम डिफाइंड रूल। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 6, 12, 24। चलिए, इस दोनों एग्जाम्पल के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं अभी। डिफिनेशन क्या था, अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसे किसी निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है। ये प्रत्येक अंक जो है, इसके बाद वाला अंक में दो दो जोड़ के आ रहा है। यानी पहले 2 है, उसमें 2 ऐड किए तो यहाँ 4 आ गया, फिर 2 ऐड किए तो 6 आया, फिर 2 ऐड किए तो 8 हुआ, फिर 2 ऐड किए तो 10 हुआ। इससे हम लोग इसके अगले पद के बारे में, अगले टर्म के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो 10 में फिर 2 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे डिफिनेटली है कि 12 आएगा। फिर अगर अगला 2 ऐड करना चाहते हैं तो 14 होगा। तो इस तरह का इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जो है, ये एक निश्चित नियम इसमें क्या है कि इसमें हर एक टर्म में 2 जोड़ने पे अगला टर्म उसका आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अगला एग्जाम्पल सेम इसी तरह का है। देखिए, पहला टर्म हम लोग 3 लेते हैं, इसमें 2 से गुना किए तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 से गुना किए तो यहाँ पे 12 हो गया, फिर 12 में 2 से गुना किए तो 24 हो गया। इससे हम लोग फिर इसके अगले टर्म के बारे में जान सकते हैं। जैसे इसमें फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज को, इस एग्जाम्पल को हम लोग, इस क्रम को एक निश्चित नियम, और वो निश्चित नियम क्या है कि सब में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहे हैं सबका। तो ये एक निश्चित नियम है, और इसी क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम। ठीक है। चलिए, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर एक बार और लिखना चाहते हैं तो इस तरह से। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये भी एक निश्चित नियम के अनुसार है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भाई कौन सा नियम है। तो देखेंगे हम लोग अभी, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 फिर यहाँ पे 1, 1 फिर यहाँ पे एक और 1। यानी कि हर एक टर्म के दूसरे बाद वाला टर्म में क्या हो रहा है कि एक एक 1 बढ़ते जा रहा है। एक 1 यहाँ पे था, फिर यहाँ 2 1 हो गया, फिर यहाँ 3 1 हो गया, फिर इधर क्या है 4 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये भी, इसमें भी एक अलग तरह का रूल है, इसमें भी एक नियम है। तो इस क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सीरीज के बारे में। चलिए, अभी हम लोग सीक्वेंस के बारे में देखे थे, यानी अनुक्रम के बारे में, अनुक्रम को जाने थे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सीरीज क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो श्रेणी का एक सिंपल सा डिफिनेशन है
किसी अनुक्रम के पदों को घन या ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित कर देने पर वह श्रेणी में बदल जाता है। यानी अनुक्रम हम लोग पहले देख चुके हैं। जैसे एक अनुक्रम का एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8, ये है आपका अनुक्रम। अब श्रेणी क्या होता है, तो डिफिनेशन में लिखा गया है किसी अनुक्रम के पदों को घन या ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित कर देने पर वह श्रेणी में बदल जाता है। तो इसी अनुक्रम के पद को यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबल दे देते हैं, घनात्मक चिन्ह द्वारा ऐड कर दिए, तो ये क्या बदल गया, ये किस में बदल गया आपका, ये अब बदल गया आपका श्रेणी में। तो अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, किसी अनुक्रम के पद में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, और किसी, ये भी अनुक्रम ही है, इसमें भी कुछ नियम रहेगा। जैसे इसमें 2 से 4 हो गया, 4 से फिर 6, फिर 6 में 2 ऐड किए तो 8 हो गया, तो ये भी आपका अनुक्रम ही है। लेकिन अनुक्रम के साथ में इसमें क्या एक चीज हम लोग क्या ऐड कर दिए है, इसमें चिन्ह ऐड कर दिए प्लस का, तब ये बन गया आपका ये सीरीज। अब आगे देखते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 3 6 9 12। चलिए तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आगे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सबको प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये तो अनुक्रम है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अनुक्रम है। साथ ही में हम लोग इसमें क्या किए, प्लस का सिंबल जोड़ दिए, तो ये अब क्या बन गया, श्रेणी। सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है, हम लोग अभी इस डिफिनेशन से पता करेंगे सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है। तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो भी नियम दोनों के लिए सेम है, लेकिन सीरीज और सीक्वेंस में सिर्फ थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि सीक्वेंस में हमें प्लस या माइनस का सिंबल देने का कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन सीरीज का जब हम बात करते हैं, यानी श्रेणी का जब हम बात करते हैं, तो उसमें प्लस या माइनस का सिंबल जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, या जब तक नहीं ऐड करेंगे हम तब तक वो श्रेणी कहलाएगा ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अब थोड़ा जान लेते हैं हम लोग श्रेणी के बारे में कि श्रेणी क्या होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये श्रेणी और श्रेणी दोनों अलग अलग है। श्रेणी ये सीरीज और श्रेणी प्रोग्रेशन ये दोनों अलग अलग है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं डिफिनेशन लिखने के लिए तो वीडियो को पॉज करके और आप डिफिनेशन को लिख लें, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन को लिख लें, ठीक है। 1 2 3। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा श्रेणी पढ़े थे, अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग श्रेणी के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में। तो प्रोग्रेशन का एक डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन है यदि अनुक्रम के पदों को किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक, अभी इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए जैसा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग लिखते हैं इसको 3 5 7 9। चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं। डिफिनेशन क्या था, यदि अनुक्रम के पदों को किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो उसे हम लोग श्रेणी बोलते हैं। अभी ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, इसमें अगर सेकेंड टर्म लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सेकेंड टर्म लाने के लिए जो प्रतिबंध है उसमें +2 हम लोग ऐड किए हैं। पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म में +2 किए हैं तो दूसरा टर्म आया, फिर तीसरे टर्म लाने के लिए, तीसरा टर्म लाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 5 में दूसरे टर्म में +2 किए हैं। फिर चौथा टर्म लाने के लिए हम लोग क्या किए, तीसरे टर्म में 2 ऐड किए, फिर यहाँ पे तो आ गया 9। फिर अगर अगला टर्म लाना हो तो यहाँ पे भी +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक विशेष प्रतिबंध क्या है, इसमें जो है आपका रूल क्या है कि हर एक पद से अगर दूसरा पद लाना, जैसे पहला पद से दूसरा पद लाना था तो हम लोग 2 ऐड किए, फिर दूसरा पद से तीसरा लाना था तो यहाँ पे भी 2 ऐड किए, फिर तीसरा से चौथा लाना था तो 2 ऐड किए। इसी तरह से ये एक प्रतिबंध है आपका, ये अगर ऐड नहीं करते हम तो हमारा क्या होगा, ये श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है एक
1 3 9 27 81 रोक दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है 1 3 9 27 81। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पहला टर्म है 1 और दूसरा टर्म लाने के लिए 3 टाइम्स करना पड़ रहा है, यानी 3 से गुना करना पड़ रहा है। फिर इसका अगला टर्म लाने के लिए, तीसरा टर्म लाने के लिए दूसरे टर्म में 3 से गुना करना पड़ रहा है। फिर चौथा टर्म लाने के लिए तीसरे टर्म में क्या करना पड़ रहा है, 3 से गुना यानी 3 टाइम्स। फिर अगला नेक्स्ट टर्म लाने के लिए इसमें क्या एक ये प्रतिबंध इसमें क्या है देखिए, पहले टर्म से दूसरे टर्म को लाने के लिए 3 से गुना किया जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे लाने के लिए 3 से गुना। इसी तरह से अगला टर्म लाने के लिए हम लोग 3 से गुना करते जाएंगे उसके पहले वाले टर्म में। जैसे यहाँ 81 है, अगर इसके आगे वाला टर्म हम लोग लिखना चाहें नेक्स्ट टर्म तो क्या होगा 3, इतना हो जाएगा 243। इस तरह से हम लोग इसका अगला और भी आगे टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका श्रेणी प्रोग्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा प्रोग्रेशन के प्रकार का, श्रेणी के प्रकार के बारे में कि कितने टाइप के श्रेणी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए श्रेणी का प्रकार, तो श्रेणी के गुण के अनुसार, इसके प्रॉपर्टी के अनुसार श्रेणी का बंटवारा किया गया, श्रेणी को बांटा गया। तो ऐसे तो श्रेणी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली 3 प्रकार के बारे में, 3 टाइप के बारे में बात करेंगे। चलिए इसका पहला आपका टाइप है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका एपी। दूसरा टाइप है आपका गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तीसरा है हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग शॉर्ट में एचपी बोलेंगे। यहाँ 3 टाइप है आपका अर्थ में प्रोग्रेशन का, 3 गो टाइप है। कौन कौन सा, एक समानांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। तो ये दोनों जो टाइप है आपका गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये दोनों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ना है, यानी 11th क्लास में पढ़ना है। तो अभी सिर्फ हम लोग ये समानांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब हम समानांतर श्रेणी होता क्या है। चलिए समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। या फिर इसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, संख्याओं का एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद मतलब पहले वाले पद का अंतर सदैव नियत रहता है, तो और प्राप्त नियत संख्या को उसका पदांतर या सार्वंतर, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए तो हम लोग इस दोनों डिफिनेशन को एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल हम लोग लेकर, समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद में उसके ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्रम लेते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि डिफिनेशन है आपका, समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ये 1 3 5 7 9, इसमें जो प्रत्येक पद है यानी नेक्स्ट पद जो है, ये इसका 3 जो है, इसमें क्या किया गया, इसके पहले वाला पद 1 3 जो है, इसमें इसके पहले वाले पद 1 में 2 ऐड किए तो 3 आया। फिर यहाँ पे क्या है, तीसरा पद जो है 5, इससे ठीक पहले वाला पद यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद में हम लोग फिर यहाँ पे क्या किए, 3 में 2 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे भी 2 ऐड किए, यहाँ पे भी 2 ऐड किए। और फिर यहाँ देखिए जो 4th टर्म है यानी चौथा पद जो 7 है, इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ 5 में यानी तीसरे पद में चौथा से पहले वाला पद यानी तीसरा पद, और इस पहले वाले पद में हम लोग जोड़े क्या है, तो 2 जोड़े हैं, 5 में 2 जोड़ दिए, तो फिर इसका नेक्स्ट पद आ गया 7वां। फिर यहाँ जो इसके बाद वाला पद है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ये पद लाने के लिए इसके पहले वाले पद में फिर 2 ऐड किए यानी 7 है, तो इसमें 2 ऐड किए, तो यहाँ पे 9 हो गया। इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जैसे 1
3, अंतर कितना का है 2 का। फिर यहाँ पे 3 से 5 हुआ, इसमें अंतर कितना का है 2 का। यानी हर एक टर्म में 2 2 जोड़ने से उसका अगला टर्म आ रहा। तो इस तरह से डिफिनेशन के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल ले। फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ जो है आपका पहला पद 3 है, इसके बाद वाला पद 6, इसके बाद वाला 9, यानी यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रत्येक पद में 3 ऐड कर रहे हैं तो उसके अगला वाला पद आ रहा है। जैसे यहाँ 3 है, इसमें 3 ऐड किए तो दूसरा पद आ गया। फिर यहाँ 6 है तो इसके बाद वाला पद लाने के लिए इसमें 3 ऐड किए तो फिर तीसरा पद आ गया। चौथा पद लाने के लिए तीसरे पद, चौथा का पहला तीसरा, यानी कि चौथा में हम तीसरे में हम लोग फिर 3 ऐड किए तो चौथा पद आ गया, 12 आ गया। फिर इस 12 में इसके बाद वाला पद अगर लाना चाहते हैं तो 3 जोड़े तो फिर 15 आ गया। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाद कौन सा पद होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले वाले पद में हम लोग 18 के पहले वाले पद में 15 ऐड किए, 3 ऐड किए सॉरी, तो इसमें यहाँ हो गया आपका 18। तो यहाँ क्या देख रहा है कि सब में प्लस प्लस कितना कर रहे हैं 3 का, 3 सब में प्लस करते जा रहा है और अगला टर्म आ रहा है। तो ये आपका क्या है, यही डिफिनेशन दिया गया था ना आपको, समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद को लाने के लिए ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़े या घटाए। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक और। जैसे यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 20, आप लोग भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ हम लोग 20 लिए हैं, यहाँ से 5 माइनस किए, फिर 5 माइनस किए, इस तरह से हम लोग एक टर्म लेके चले, एक श्रेणी लेके चले। कौन सा, देखिए एग्जाम्पल है आपका 20, 15, 10, 5, 0। क्या ये एपी में है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमको कंडीशन देखना है कि क्या हर एक कंडीशन में हर एक टर्म को लाने के लिए जो कंडीशन फॉलो किया गया वो सब में सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पहला टर्म जो 20 है, दूसरा 15 है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है 5 का, यानी पहले टर्म में से 5 घटा रहे हैं तो 15 दूसरा टर्म आ रहा है। फिर इस दूसरे टर्म में से हमको 5 माइनस करने पे तीसरा आना चाहिए, तो हाँ आ रहा है यहाँ पे तीसरा 10। फिर इसके बाद वाला टर्म लाने के लिए यहाँ से 5 माइनस किए तो 5 आ गया। फिर इसके बाद वाला टर्म जैसे 0 आ गया, तो 0 कैसे आया, इस 5 में से हम लोग फिर 5 माइनस किए तो 0 आ गया। फिर इस तरह से अगर अगला टर्म लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इस डिफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी श्रेणी में हम लोग अगर किसी निश्चित संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, समानांतर श्रेणी। और अगर दूसरा डिफिनेशन आप लोग देखिए, दूसरा डिफिनेशन है संख्याओं का एक अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद में, यानी उसके पहले वाले पद का अंतर सदैव ये क्या बोलते हैं नियत रहता है। तो यहाँ देखिए तो नियत है कि नहीं सबका पद का अंतर, देखिए डिफिनेशन में है पद और उसके बाद वाला पद या उसके पहले वाले पद के बीच में अंतर। तो यहाँ देखिए 20 है 15 है, ये दोनों कंटिन्यूअस दो टर्म है, तो इधर दूसरा पद क्या है 15 और पहला पद कितना है 20। तो यहाँ हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटा के देखते हैं कितना है -5। फिर यहाँ एक और टर्म दूसरा और तीसरा लेके चलते हैं, तो दूसरा 15 है और तीसरा 10 है, तो तीसरे में से फिर दूसरे को घटाते हैं तो यहाँ पे भी -5 आया। इस तरह से हम लोग जो भी कंटिन्यूअस दो टर्म को घटाएंगे तो उसका जो अंतर होगा हमेशा बराबर आएगा, फिक्स आएगा, और इसे हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल है आपका 10, 15, 20, 25 और इस तरह से और भी आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक टर्म में 5 जोड़ने से उसके बाद वाला टर्म आ रहा है। जैसे ये टर्म पहला टर्म 10 है और दूसरा टर्म कितना है 15, तो क्या किया हम लोग इसमें
पहले टर्म में 5 जोड़े तो दूसरा टर्म आ गया, फिर दूसरे टर्म में 5 जोड़े तो तीसरा आ गया, फिर तीसरे में 5 जोड़े तो चौथा आ गया। इस तरह से अगर अगला टर्म लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ते जाएंगे और इस तरह से आपका अगला टर्म आते जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसके दो टर्मों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, उस चीज के बारे में हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा टर्म क्या है, 15 और है पहला टर्म 10। फिर इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे तीसरा टर्म कितना है 20 और दूसरा कितना है 15। फिर देखेंगे हम लोग चौथा टर्म है आपका 25 और तीसरा कितना है 20। डिफिनेशन में क्या बताया गया था कि इस क्रम के प्रत्येक पद और उसके बाद वाले पद में जो अंतर होगा दोनों टर्म के बीच में वो सेम होगा हर कंडीशन में। तो यहाँ देखिए तो दूसरे टर्म और पहले टर्म का अंतर कितना है 5। फिर देखिए तो तीसरे टर्म और दूसरे टर्म के बीच में अंतर कितना का है 5 का। फिर चौथे टर्म और तीसरे टर्म ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है 5 का। यानी इसी चीज को पहले हम लोग क्या बोले कि हर एक टर्म में 5-5 जोड़ने से क्या अगला टर्म आते क्या, और इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीका से कैसे बोल सकते हैं कि हर एक दो टर्मों के बीच का जो अंतर है वो समान है। यानी कि इस तरह से अगर दूसरा भी टर्म लेते हैं, आगे का टर्म इसके बाद का भी टर्म लेते हैं और ठीक उसके पहले का टर्म, जैसे यहाँ देखिए अगर 5वां टर्म हम लोग लेते हैं 30 और इसमें से इसके पहले वाला पद यानी 5वां पद है आपका 30 और चौथा कितना है 25। तो इस तरह से इस दोनों का अंतर जो होगा 5 आएगा और ये सब में सेम है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं देखिए दूसरा से पहला को घटाया तो 5 है, इसी तरह से हर एक में सेम आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एपी में है, ये एपी में है। ये कैसे प्रूफ हो रहा है कि प्रत्येक दो टर्म के बीच का अंतर समान आ रहा है, बराबर इक्वल आ रहा है। यही हम लोग डिफिनेशन में भी देखे थे। और ये जो टर्म दो टर्मों के बीच का अंतर है, दो पदों के बीच का अंतर है, तो दो पदों के बीच का अंतर है इसलिए हम लोग बोलेंगे पदों का अंतर यानी पदांतर बोलेंगे इसको, या इसको एक और नाम से जानते हैं सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमेशा ये जो अंतर जैसे दूसरे में से पहला को घटाए तो 5 है, इसी तरह से हर एक में सेम आ रहा है। हर एक पद और उसके एक ठीक पहले वाले पद का अंतर हमेशा में समान आ रहा है, इसलिए इसको सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। डिफरेंस ये सब में कॉमन है इसलिए हम लोग इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। चलिए, और इस कॉमन डिफरेंस को डी से भी सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को डी से भी सूचित किया जाता है। क्लियर हो जाएंगे एक बार फिर से देखिए, सार्व अंतर क्या होगा, दो पदों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर या पदांतर, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं, तो डी से। ठीक है, हम लोग थोड़ा कुछ टाइप के बारे में पढ़ते हैं, किस टाइप से किस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें बनाने के लिए, किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा हमें, इस चीज के बारे इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, कुछ सिंबल के बारे में, कुछ संकेत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका एपी के पदों को T1, T2, T3, T4 या A1, A2, A3, A4 से सूचित किया जाता है। जैसे हमें एपी लिखना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं T1, T2, T3, T4, पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, T4 इस तरह से। या फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं A1, A2, A3 या A4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एपी को। फिर दूसरा आपका क्या है, प्रथम पद को T1 या A1, या हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे कभी कभी ए भी लिख देंगे, ए से भी सूचित किया जाएगा इसको।
आगे देखेंगे हम लोग एपी के एनवा पद या अंतिम पद, एपी का एनवा पद जिसे हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, इसे सूचित करने के लिए हम लोग दो सिंबल का यूज करेंगे, टीएन या फिर एएन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन किस तरह से हम एपी का अंतिम पद निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग सिर्फ संकेत के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं एपी के एनवें पद का योग। जैसे एपी का बहुत सारा टर्म है, यहाँ पे देखिए T1 T2 T3 T4, इस तरह से इन सब का ऐड, इस सभी का ऐड हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है। अभी हम लोग सिर्फ उसको सूचित करने के लिए जान लेते हैं कि उसे सूचित करने के लिए हम लोग एसएन का यूज करेंगे। एसएन का यूज किस लिए करेंगे, एपी के एन पदों को जोड़ने का सिंबल है। जैसे एपी के एन पदों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका सिंबल हम लोग एसएन से सूचित कर सकते हैं, एसएन लिख के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ एपी के बारे में, एपी के पद के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी देखते हैं टर्म्स ऑफ एपी यानी एपी के पद। तो एपी देखते हैं, अब एपी के पद के बारे में, टर्म्स ऑफ एपी के बारे में देखते हैं। तो एपी को लिखने के लिए देखिए, एपी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4 Tn। पहला T1 और अंतिम Tn, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके n पद तक। या फिर इसको एक और तरीका है लिखने का, A1 A2 A3 An। इस तरह से इसमें पहला पद क्या है, A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है आपका A3 और अंतिम पद क्या है आपका N, Tan, यानी कि अंतिम पद। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये पहला पद जो है, पहला पद A1, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, A बोल सकते हैं, A लिख सकते हैं पहले पद को। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सार्व अंतर के बारे में, कॉमन डिफरेंस के बारे में। तो आप लोगों ने पहले भी देखा है, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। और आप लोग पहले भी, जब हम आपको एपी पढ़ा रहे थे, एपी के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे बताए थे कि सार्व अंतर को फाइंड कैसे करते हैं। तो सार्व अंतर को फाइंड करने का तरीका है, फॉर्मूला है आपका, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए या फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लिया। यानी दो लगातार पदों में से, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा आपका सार्वंतर या पदांतर, या डी बोलिए या कॉमन डिफरेंस बोलिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग टाइप 1 का कैसे, टाइप 1 के क्वेश्चन का किस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, इस चीज के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन देगा। यहाँ क्वेश्चन देगा n का मान दिया रहे, nवा पद दिया रहेगा आपको, Tn जो है आपका nवा पद का मान दिया रहेगा कुछ, और उससे आपको बोला जाएगा कि इस अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद या nवा पद तो दिया ही रहेगा, और इसमें बोला जाएगा कि आप एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, इस तरह का पद बोला जाएगा आपको निकालने के लिए। तो यहाँ इस T1 T2 T3 या T4 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब nवा पद जब दिया रहेगा तो हम लोग n का मान 1 2 3 4 डाल के क्रमशः, यदि T1 निकालना हो तो n का मान 1 रखेंगे, T2 निकालना हो तो n का मान 2 रखेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे जो भी टर्म निकालना हो, जो भी टर्म पूछा जाए तो उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, चलिए जैसे एग्जाम्पल है आपका कि Tn का मान है n इंटू n प्लस 5, ये है आपका Tn का मान। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड करना है आपको T1 T2 एंड T3, यही तीनों का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है, nवा पद Tn दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, T1 T2 T3। ठीक है, तो
इसमें क्या दिया गया है कि अगर हमको T1 निकालना हो तो n का मान 1 रखेंगे, T2 निकालना हो तो n का मान 2 रखेंगे। ये nवा पद है और हमको निकालना है पहला पद, तो इस n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे n है तो 1 पुट करेंगे, फिर 5। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका पहला पद। ऐसे ही आपसे अगर बोला जाए कि T2 निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो T2 यानी n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे n है तो 2 पुट करेंगे, फिर 5। अब यहाँ देखिए 2 और ये हो गया आपका 7। 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। इस तरह से अगर अगला पद बोला गया अगर निकालने के लिए T3 तो कैसे निकालेंगे, n के जगह पे अब 3 रखेंगे और फिर यहाँ पे कितना है 2 3। ओ सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1 + 5, हाँ ठीक है 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, यहाँ 5 है। तो अब क्या होगा देखिए, यहाँ ये 3 रखेंगे और ये 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। इस तरह से हम लोग n का मान रख के और पद निकाल सकते हैं, T1 T2 T3 जो भी पद निकालने के लिए आपको बोले उतना n का मान रखेंगे और इस तरह करके हम लोग जो टर्म निकालना हो उसे फाइंड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आपको दिया गया है कि Tn बराबर है आपका n + 2 अपॉन n, इस तरह से है आपका Tn बराबर दिया गया है n + 2 अपॉन n, और यहाँ आपसे बोला जाए कि T4 का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, और T5 का मान निकालिए। तो इसे ये दोनों निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Tn का मान इतना है और हमें निकालना है T4 यानी n इक्वल टू 4 लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n के जगह पे लिखेंगे 4 + 2 डिवाइडेड बाई n का मान फिर 4 रखेंगे यहाँ पे। ये दोनों का ऐड कितना होगा 6, फिर ये नीचे 4 है, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 3 और ये 2 यानी 3/2 हो गया आपका कौन सा पद, फोर्थ टर्म, यानी T4 का मान आ गया 3/2। फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे T5 यानी कि n इक्वल टू 5 लेना है, n का मान जहाँ है वहाँ 5 पुट करेंगे और फिर मान निकाल लेंगे इसका 7/5। ये आ गया T4 और T5 का मान। इस तरह से आपसे जो भी टर्म पूछा जाए, जैसे 10वां टर्म निकालना हो, T10 का मान निकालना हो, तो n का मान कितना लेंगे 10 लेंगे, जो भी टर्म निकालना हो n का मान उतना लेके और हम लोग इसमें पुट करेंगे Tn का मान जो है उसमें पुट करेंगे n का मान और निकाल लेंगे जो भी टर्म निकालना हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे AP के व्यापक पद के बारे में, किस तरह से AP को लिखा जाता है या nवा पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे व्यापक पद के बारे में, समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पहला पद लिखना हो A1 तो इसे A भी लिखते हैं हम लोग ना। अगर इसी तरह से दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफिनेशन याद कीजिए आप लोग, डिफिनेशन में बताया गया था कि वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता था दूसरा टर्म। तो यहाँ पहला पद यदि A1 है तो इसे हम लोग A लिखे, A2 को कैसे लिखेंगे, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तब आएगा आपका दूसरा पद डिफिनेशन के अनुसार। तो इसमें जोड़ेंगे क्या, तो D, अब दूसरा पद आ गया। अगर इसी तरह से हमें तीसरा निकालना हो, T3 निकालना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे A + D तो पहले से है, ये दूसरा पद है, इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर से D जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा A + 2D। फिर अगर आपको A4 निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ A तो पहले से था + 2D यानी कि ये तीसरा पद है और तीसरा पद में एक और D जोड़ेंगे तब होगा आपका चौथा पद, यानी A4 अगर निकालना हो तो क्या करेंगे A + 3D। इसी तरह से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए आपको n निकालना है, चलिए nवा पद अगर हमें निकालना है, देखिए यहाँ क्या हो रहा था, अगर चौथा पद निकालना है तो A में 3D जोड़ रहा था ना, यानी यहाँ जो था इससे एक कम होता था। अगर हमें A4 निकालना हो
तो ए में कितना जोड़ रहे थे 3d। अगर यदि हमें ए एन निकालना हो तो ए में कितना जोड़ना पड़ेगा n-1, इसके एक पहले वाले पद इंटू डी। समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग दूसरा पद निकालना था तो ए में एगो डी जोड़े, फिर अगर तीसरा पद निकालना था तो ए में 2d जोड़े, फिर अगर चौथा पद निकालना था यानी तीसरा निकालना है तो 2d, चौथा निकालना है तो 3d, और यहाँ पे अगर n1 निकालना हो तो n-1 इंटू डी। और ये होता है आपका एपी का व्यापक पद, nवां पद या अंतिम पद इसे बोलते हैं। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग tn भी कहते हैं। और tn इक्वल टू अब आपका फॉर्मूला आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ जो है a आपका क्या है, तो a है आपका पहला पद, d क्या है आपका, तो सब लोग जानते हैं सार्व अंतर है, और इसी तरह से n बराबर क्या है, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे हम लोग अंग्रेजी में नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। तो इसमें जितने सारे टर्म है क्या क्या है, देखिए tn बराबर आपका एक फॉर्मूला बन गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो आप लोग जानते हैं a है आपका पहला पद, फिर n क्या है, तो n है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, d क्या है आपका, d है सार्वंतर। इस तरह से हम लोग एपी के व्यापक पद, nवां पद या अंतिम पद, इसका फॉर्मूला फाइंड कर लिए। वो फॉर्मूला कितना है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आगे क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए आपको a d का मान दिया रहेगा, n का मान दिया रहेगा और बोला जाएगा अंतिम पद निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूला के इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा। सेकेंड टाइप में देखिए आपको पहला पद और सार्वंतर ये दो दे दिया जाएगा, आपको पहला पद और सार्वंतर दे दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि इसका कोई एक टर्म दिया जाएगा, जैसे पांचवा पद या चौथा पद या लगातार 3 पद या लगातार 5 पद। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ हम लोग जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे यदि a इक्वल टू आपका 4 हो एंड d इक्वल टू हो -2, ठीक है, a का मान हो 4 और d का मान -2 है, तो आपको क्या करना है, एपी का लगातार 4 पद लिखना है। चार पदों को लिखें। क्वेश्चन आ रहा है सभी को समझ में। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यदि a बराबर a यानी पहला पद 4 हो और सार्व अंतर -2 हो तो उस एपी का लगातार 4 पद को लिखना है हमें। तो यहाँ देखते हैं एपी का पहला पद t1 बराबर a, इसका मान कितना दिया है 4। अब हमको t2 का मान यानी a2 का मान निकालना है, तो a2 बराबर क्या होता है, a में कितना जोड़ेंगे हम लोग, d जोड़ देंगे, तो a इक्वल टू कितना है 4 और d का मान कितना है -2, ऐड कर देंगे दोनों को तो ये होगा आपका 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t3 यानी तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद क्या होगा आपका a प्लस 2d, आप लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ पे a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -2, और इस तरह से ये हो जाएगा 4 और ये यहाँ पे होगा -4 शून्य। अगला अगर हम पद निकालना चाहें, t4 का मान निकालना चाहें, तो t4 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए t4 बराबर होता है a प्लस 3 इंटू डी, और a का मान कितना है यहाँ 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, तो -2 है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू होगा -6। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। इस तरह से हम लोग एपी का 4 पद निकालिए। पहला पद a बराबर 4, दूसरा पद t2 बराबर कितना आ गया 2, तीसरा पद आपका कितना आ गया 0, और चौथा पद आ गया आपका -2। और इसे अगर हम लोग लिखे चारों पद को तो इस तरह से लिख सकते हैं t1 t2 t3 t4 इक्वल टू कितना आ गया आपका, t1 का मान आ गया आपका 4, t2 का मान हो गया आपका 2, t3 का मान 0 और t4 का मान -2।
इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इधर अगर हम लोग करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें यदि a बराबर आपका 5 हो और d बराबर 3 होता है, क्या हो? यदि a का मान 5 हो और d का मान 3 हो, तब हमें निकालना है AP का 10वां पद। ठीक है, AP का 10वां पद क्या होगा ये हमें निकालना है। यदि पहला पद 5 हो और दूसरा पद 3 हो, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, चूंकि हमें क्या निकालना है, a बराबर दिया हुआ है 5 और d बराबर दिया हुआ है 3 और हमें T10 निकालना है। तो T10 निकालना है अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले, a प्लस, जितना निकालना होता है ना, जैसे 10वां पद निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इसके एक पहला पद यानी 9वां पद में d से गुना करके और पहले पद में जोड़ देंगे। क्या करना है, 10वां पद अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस 9 इंटू डी करेंगे। अगर इसी तरह 9वां पद निकालना हो तो 8 इंटू डी। तो यहाँ पहला पद बराबर कितना है, तो 5 है और 9d का मान कितना है, 3। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे इसका 27 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको जो भी पद दिया जाए, जिस तरह का, जैसे T20 निकालना हो, T19 निकालना हो, T50, जो भी पद आपको निकालने के लिए बोला जाए उसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला से, a प्लस जितना नंबर टर्म निकालना हो उससे 1 माइनस इंटू डी। जैसे 10वां निकालना था तो 1 माइनस 9 इंटू डी कर दिए तो निकल गया 10वां पद। आप लोग किसी तरह का कोई भी इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म निकालना बोले उसे हम लोग आराम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने अभी जो कुछ भी पढ़ाया, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, जो भी नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को दोबारा देखें। या फिर उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके, और जो टर्म में आपको प्रॉब्लम है, जैसे हमने सार्वंतर पढ़ाया या बहुत सारे टर्म पढ़ाए, सीक्वेंस, सीरीज, AP, या बहुत सारे टर्म पढ़ाए, इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जाए, अच्छे से लिखे उसको और हमें बता दें कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएं।